बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। आवाज आ रही है पीछे? कल क्या सिखाया था? वचन नहीं, ये कहा था कि जब मैं क्लास में आ जाऊं तो मेडिटेशन पे चले जाना है। ऐसे शोर मचा के मेडिटेशन होता है क्या आप लोगों का? शांत हो जाओ बिल्कुल और अपने विचारों पर ध्यान दो। क्या सोच रहे हो आप इस समय? क्या क्लास में आप शांति बना सकते हो? तो शांत हो जाओ ना। बैठो जल्दी से। अच्छा ये बताइए, अगर हम इस क्लास का समय 11 बजे कर दें तो कितने छात्रों को प्रॉब्लम होगी? मैं सुनो, अरे बात तो सुनो पहले। मैंने कहा कितने छात्रों को प्रॉब्लम होगी, हाथ उठाएं। 11 बजे करने पर कारण बताओ। अच्छा ट्रेन से आते हो और आप पीछे? अरे सुन, सुबह आने में। और तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, तो 11:30 बजे ही रहेगी, क्योंकि ये क्लास 11 बजे हुआ करती थी। इसका 11:30 बजे इसलिए किया गया था कि बहुत सारे छात्रों की जो क्लास है वो 11:15 बजे तक छूटती थी, मैथ की। तो इस वजह से इस क्लास को किया गया। तो ठीक है, लेकिन आप लोग 11:30 बजे के बाद तक भी आते रहते हैं। तो अभी तक तो मैंने चलो छुट्टी दी हुई थी, नहीं बोला था, टोका नहीं था। तो मैं 11:30 पर ही एंट्री करना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन क्लास में टाइम होता है। तो मेरे एंट्री करने के बाद अगर कोई छात्र आएगा तो समझ लो उसको नहीं एंट्री मिलेगी, लेकिन यहाँ खड़े होके शब्दावली के कुछ शब्दों को सुना जाएगा। ठीक है, जो अभी तक पीछे। तो ये आपको सोचना है कि अगर यहाँ पे खड़े होके शब्दावली के प्रश्न उत्तर बताने हैं या फिर आप जल्दी आएंगे। समझ गए ना? चलो शब्दावली निकालो। हाँ क्या? हाँ तो 11 बजे आ जाते तो ठीक है, क्या दिक्कत है? फिर यहाँ बैठ के पढ़ाई किया करो। हालांकि मैं देखती रहती हूँ हमारे कुछ छात्र बैठे रहते हैं नीचे बेंच पे, आंखें सेकते रहते हैं। पढ़ने वढ़ने का काम नहीं है। मेरी नजर रहती है हर जगह। मेरे ऑफिस से सीधा दिखता है नीचे का मार्केट, तो वहां से मुझे पता चलता रहता है बेंच पे बैठे हुए हैं नीचे। हम्म
चलो देखो, ध्यान दो, कल हम लोगों ने क्या किया था, पर्यायवाची या विलोम शब्द? विलोम शब्द में कौन सा सेट करना है आज? दसवां। चलो पेज नंबर 38। चलिए पेज नंबर 38 पे अभ्यास सेट 10। शब्द है आधार। आधार का विलोम है निराधार। आधार मतलब जिसे आप बेस कह सकते हैं, जिस चीज पर कोई चीज टिकी होती है। नींव भी कह सकते हैं आप इसे, या रीढ़ भी, किसी चीज की रीढ़ जिस पर पूरी चीजें टिकी हुई हो, आधार कहेंगे। और निराधार का मतलब जिसका कोई आधार ना हो। नेक्स्ट शब्द है इप्सित। इप्सित का विलोम है अनिप्सित। आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है और अक्सर ये गलत हो जाता है छात्रों को। इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ या इच्छित, जिसकी इच्छा की गई हो। ठीक है, इप्सित का मतलब होता है जिसकी इच्छा की गई हो। अनिप्सित मतलब जिसकी इच्छा न की गई हो। नेक्स्ट शब्द है स्वजाति। स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति। स्व मतलब अपनी, अपनी जाति का स्वजाति। वि मतलब पराये के लिए आ जाएगा, तो विजाति जो दूसरी जाति हो, पराई। नेक्स्ट शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश कहेंगे शुभारंभ किसी चीज का। देखो दो शब्द आ जाएंगे, शुभारंभ और आरंभ। किसी चीज को हम आरंभ शुरू करते हैं तो आरंभ कहते हैं, लेकिन शुभारंभ किसी चीज को हम ईश्वरीय भावना के साथ या कहें कि प्रार्थना के साथ जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसे शुभारंभ कहते हैं। और श्री गणेश कहा गया है, यानी किसी चीज को शुरू करना। अब किसी चीज को हम शुरू करते हैं तो अपना काम करने से पहले सबसे पहले किसको याद करते हैं? गणेश को याद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिया है। इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री। इतिश्री मतलब समाप्त। तो समाप्त में लास्ट में श्री, यहाँ पे लक्ष्मी आ गया है कि लास्ट में हम लक्ष्मी जी को याद करते हैं। शुरुआत में हम गणेश जी को याद करते हैं और लास्ट में लक्ष्मी जी को। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी काम किया है तो उसका फल की इच्छा हम करते हैं, और फल मतलब हम चाहते क्या है? धन दौलत। वर्तमान समय में तो हम यही चाहते हैं। आपने सुना होगा जब पूजा होती है तो जब पंडित जी सब सारे देवताओं का आह्वान करते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि श्री गणेश और लक्ष्मी जी यहाँ पर निवास करें, बाकी सभी देवता अपने अपने धाम को चले जाएं। जब फिर से पुनः कोई कार्यक्रम होगा तो उन्हें फिर से अभी आमंत्रित किया जाएगा। तो मतलब आदमी इतना सेल्फिश है। मैं तो एक बार हमने पूजा कराई थी तो मैंने उनसे कहा कि अरे पंडित जी, आप अगर माँ सरस्वती को यहाँ से भेज देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पे ये कहो कि माँ सरस्वती भी विराजमान रहें। तो कह रहे नहीं नहीं, नॉर्मली बस गणेश जी को और लक्ष्मी जी को ही कहा जाता है। तब मैंने कहा अरे ऐसा, हमारे संस्था को तो सरस्वती की भी ज़रूरत है ना, तो माँ सरस्वती का यहाँ होना ज़रूरी है। तो कुछ हमारे पंडित जी ऐसे रटे रटाई चीज़ों पे चलते रहते हैं ना, उद्देश्य भी नहीं देखते कि किस चीज़ की ज़रूरत है। खैर चलो, ये तो मजाक था, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है धनी। धनी कहते हैं जिसके पास धन हो। इसका विलोम हो जाएगा निर्धन, मतलब जिसके पास धन न हो। अगला शब्द है उन्मीलन। उन्मीलन कहेंगे खुला हुआ। ठीक है, कोई चीज जो खुली हुई होती है। क्या हुआ? हाँ जी जाओ। ये किसकी है किताब? नीचे गिर गई। उन्मीलन मतलब खुला हुआ। इसका विलोम हो जाएगा निमीलन, मतलब बंद या सिकुड़ा हुआ, संकुचित। अगला शब्द है अधिकृत। अधिकृत कहेंगे अधिकार में आया हुआ या जिस पर अधिकार किया गया हो। इसका विलोम हो जाएगा अनधिकृत। अनधिकृत मतलब जिस पर अधिकार न किया गया हो। अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम कहेंगे मेहनत को। इसका विलोम हो जाएगा विश्राम, मतलब आराम। नेक्स्ट शब्द है चिरंतन। चिरंतन कहेंगे, चिर का मतलब होता है बहुत पहले। ठीक है, तो जो चिरंतन का मतलब जो बहुत दिनों पहले से चला आ रहा हो। इसका विलोम हो जाएगा नस्वर, जो कभी ना कभी नष्ट हुआ है या नष्ट होगा।
हाँ, चिरंतन शाश्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला शब्द है सौम्य। सौम्य कहेंगे जो या सॉफ्ट कहें या शीतल कहें या जैसे शांत प्रवृत्ति का, ठीक है। सौम्य कहते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा ही सौम्य है, मतलब शांत। इसका विलोम हो जाएगा उग्र। उग्र मतलब क्रोधित। जैसे अभी हमारे छात्र उग्र हो गए कार्ड दिखाने के चलते में। अरे चुप रहो, कहाँ मैम सारी जानकारी जाननी, अब थोड़ा वैसे ही जान लो। तुम ही हुए होंगे, हाँ। तो चलो, जो हर बात को मान के चले सौम्य कहते हैं, जो हर बात पर विरोध जता दे उसे उग्र कहते हैं। नेक्स्ट देखो शब्द अमर। अमर मतलब जो कभी ना मरे। देखो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि अमर क्या उपसर्ग से मिलकर बना है, तो अ उपसर्ग लगा है मर में, ठीक है। अ माने नहीं, मर माने मरना। जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा मर्त्य, जो कभी ना कभी मरेगा या जिसकी मृत्यु कभी ना कभी होगी। उक्त। उक्त कहते हैं कहा हुआ, इसका विलोम हो जाएगा अनुक्त। अनुक्त मतलब जो कहा ना गया हो। नेक्स्ट शब्द है राजा। राजा जो शासन करता है, इसका विलोम हो जाएगा रंक। ध्यान रखना, राजा का रंग कैसे, राजा का मतलब हम कहेंगे जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है वो राजा, और जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है वो रंक, ठीक है। रंक का मतलब गरीब नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी आप ये सोचे कि रंक का मतलब हो गया गरीब। ये जो लोग बोलते हैं ऐसे कहावत में, बात उनको ये पता ही नहीं है कि ये किस पक्ष में कहा गया है, ठीक है। आपने देखा होगा राजा अगर गरीब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा नहीं रहेगा। जैसे राम 14 वर्ष वन में रहे, उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग उन्हें राजा कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है ना नेतृत्व करने का, वो तो उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता, तो इसलिए राजा। तो ये ध्यान रखना, राजा का विलोम 3 आते हैं, रंक, प्रजा और रानी। रानी आता है लिंग के आधार पर, प्रजा आता है शासन के आधार पर, क्योंकि एक राजा है वो प्रजा पर शासन करता है और प्रजा शासित होती है, इस तरह से विलोम हो जाएगा। और रंक गुण के आधार पर, राजा के अंदर नेतृत्व क्षमता है और रंक के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। नेक्स्ट शब्द है सगुण। सगुण का विलोम है निर्गुण। यहाँ जो सगुण है इसका मतलब है साकार ईश्वर। साकार ईश्वर मतलब जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, मान लो हमने राम कृष्ण को ईश्वर मान लिया है, तो ये साकार, जिसे शरीर प्राप्त हो। विलोम हो जाएगा निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर, जिसे शरीर प्राप्त ना हो, या ऐसा ईश्वर जिसे हम कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं है लेकिन किस आकृति का है ये हमें नहीं पता। अगला शब्द है अपशकुन। इसका विलोम है शकुन। देखो अपशकुन का मतलब हो जाएगा जैसे कोई बुरा अनुभव या बुरी अनुभूति, और शकुन का मतलब हो जाएगा अच्छी अनुभूति। 2 शब्द होते हैं सगुन और शकुन, इन दोनों में अंतर है। सगुन होता है किसी के द्वारा दी गई भेंट, जैसे मान लो आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप कुछ भी भेंट लेके जाएं, फल लेके जाएं या मिठाई लेके जाएं, तो कहें ये सगुन के तौर पर है, इसको कहते हैं, ठीक है। भेंट होता है, सगुन का मतलब भेंट, और शकुन का मतलब है अच्छी अनुभूति। जैसे आपने सुना ही होगा कि आँख का फड़कना, तो दाईं आँख फड़क रही है तो अच्छी है, बाईं आँख फड़क रही है तो अच्छी है या बुरी है, अलग अलग माना जाता है। हाँ, बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसे अपशगुन, या कुत्ता रोने लगे, भले ही बेचारे को चोट लगी हो, उसको दर्द हो रहा हो, वो रो रहा है, तो दूसरा अपने दिमाग में बना कुछ बुरा होने वाला है ना। तो हाँ, तो अपशगुन और शकुन ये होता है, ठीक है, अच्छा संकेत या बुरा संकेत। अगला शब्द है साहचर्य। अरे पढ़ लो, दूसरी तरफ में ले जाओ। साहचर्य, साहचर्य कहेंगे एक साथ, इसका विलोम हो जाएगा अलगाव। अलगाव मतलब अलग अलग। नेक्स्ट शब्द है विकास। विकास मतलब वृद्धि या बढ़ना, बढ़ोतरी, इसका विलोम हो जाएगा अविकास मतलब घटना या विकास न होना। नेक्स्ट शब्द है निंदा।
निंदा कहेंगे बुराई, इसका विलोम हो जाएगा स्तुति। यहाँ स्तुति दिया है, प्रशंसा भी आ सकता है, ठीक है। स्तुति प्रशंसा का पर्यायवाची है। कृतघ्न, हाँ क्या कह रहे, स्तुति, प्रशंसा, गुणगान, तारीफ। नेक्स्ट शब्द है कृतघ्न। कृतघ्न कहते हैं एहसान ना मानने वाला, इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला। जीवन में कृतज्ञ बनो, कृतघ्न मत बनना, ठीक है। एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, तो एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। अगला शब्द है तामसिक। तामसिक कहते हैं दानवीय गुण, ठीक है। तामसिक हो जाएगा दानवीय या राक्षसी गुण, इसका विलोम हो जाएगा सात्विक। सात्विक मतलब देवीय, दैवीय, ठीक है। दैवीय गुण, देवताओं का गुण, ठीक है। देखो आपने सुने होंगे 3 गुण होते हैं, 3 गुण माने गए हैं, सम, तम और रज, ठीक है। सम, तम और रज। समगुण जो होता है या समगुण जिसे कहेंगे देवताओं का गुण, और तम मतलब दानवों का, राक्षसों का गुण, और रज ये मनुष्य का गुण, ठीक है। और मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ये रजगुण होता है जहाँ उसके अंदर दया भी है और क्रूरता भी है, दोनों का मिक्सचर भाग। अलग अलग, किसी अपने के लिए दया हो जाएगी और किसी दुश्मन के लिए क्रूरता हो जाएगी, लेकिन देवता जो है ये सबके लिए, इनके अंदर दया ही होती है, और राक्षस जो है इनके लिए, सबके लिए क्रूरता होती है। तो ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें, आपने देखा होगा कि जो आपके ये गुरु जी होते हैं, जो बाबा जी बोलते हैं ना, सात्विक गुण अपनाने चाहिए, सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन मतलब शाकाहारी, और कहते हैं तामसिक भोजन करने से मन भी हमारा तामसिक हो जाता है, मतलब मांसाहारी, है ना। तो मांसाहार खाने वाले राक्षस हैं, तो ये उसी से बने ये शब्द। अगला शब्द है निर्बाध। निर्बाध का विलोम हो जाएगा सबाध। बाध का मतलब है यहाँ पर बाधा से, निर माने नहीं, तो निर्बाध का मतलब हो गया जिसमें कोई बाधा ना आए, तो निर्बाध कहते हैं मेरा काम निर्बाध रूप से हो जाता है, मतलब बिना बाधा के हो जाता है। सबाध मतलब जिसमें कोई बाधा आ जाए। अगला शब्द है चंचल। चंचल कहेंगे जो जिसे आप कह सकते हो शैतान, या चंचलता जिसे कहते हैं, जिसका मन चलायमान हो, चंचल। इसका विलोम हो जाएगा सौम्य। सौम्य मतलब शांत या गंभीर। नेक्स्ट शब्द है शांत। शांत जो आप जानते हैं, ठीक है, जैसे पीस अंग्रेजी में आप कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा अशांत। जो शांत ना हो वो अशांत हो जाएगा। अगला शब्द है श्रव्य। श्रव्य कहते हैं सुनना, इसका विलोम हो जाएगा वाच्य, मतलब बोलना। नेक्स्ट शब्द है उपसर्ग। उपसर्ग कहेंगे उस पद्यांश को, उस शब्दांश को जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है और उसमें परिवर्तन कर देता है शब्द में, और इसका विलोम है प्रत्यय। ये वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पीछे लगता है और उसमें परिवर्तन कर देता है, मतलब उसके अर्थ में या उसके वचन में, लिंग में। अगला शब्द है इष्णा। इष्णा का मतलब है यहाँ पे इच्छा से, चाहत। इसका विलोम हो जाएगा निष्काम, मतलब अनिच्छा, यानी कोई चाहत ना हो। अगला शब्द है जीवन। जीवन आप जानते हो, ये जो हम जी रहे हैं, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा मरण, मतलब मरना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मरण कहलाएगा। आगे बढ़ो, चलो मेरे साथ शब्द बोलना है आपको। मैं शब्द बोलूंगी, आपको विलोम बोलना है। क्या हुआ, मोबाइल तोड़ दिया ना, बहुत फेंक दो, तोड़ दो। ये हमारे जीवन में अगर कोई दुश्मन है तो ये मोबाइल है, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले मत तोड़ देना, वरना क्लास भी नहीं देख पाओगे। ऑफलाइन वालों को तो तोड़ देना ही चाहिए, है ना। चलो सारे मोबाइल को ऑफ करके रख दिया करो। आगे बढ़ो, शब्द मैं बोल रही हूँ, विलोम आपको उच्चारण करना है। माइक में आवाज आनी चाहिए। आधार, इप्सित, स्वजाति, श्री गणेश, धनी,
उन्मीलन, अधिकृत, परिश्रम, चिरंतन, सौम्य, अमर, उक्त, राजा, सगुण, अपसकुन, साहचर्य, विकास, निंदा, कृतघ्न, तामसिक, निर्बाध, चंचल, शांत, श्रव्य, उपसर्ग, इष्ण, जीवन, जिसमें हमारी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, काम का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, काम का मतलब है, और उससे बनता है निष्काम, जिसकी कोई इच्छा ना हो। एक लाइन है, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे लाइन, मोटिवेशन बन जा रही है। आप लोग ट्विटर पे हो क्या? नहीं है? होना भी मत, सबसे बकवास सोशल साइट है, सबसे बकवास। मैं सोचती थी, लोग बोलते थे कि इस पे हाई प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो देखे तो सही कैसे होते हैं हाई प्रोफाइल वाले लोग। तो वहां जाके पता चला कि उनसे अच्छे तो अनपढ़ लोग हैं, उनसे ज़्यादा तमीज में रहते हैं, उनसे ज़्यादा बड़े छोटे और जिस तरह से पद ना पद पे रहने वाले लोगों का ज्ञान अनपढ़ लोगों को है। या कहें हम जो अपने आप को मध्यम वर्ग में रखते हैं या हम जो गरीब वर्ग में रखते हैं, ये हाई सोसाइटी वाले सबसे ज़्यादा बकवास लोग हैं। तो ट्विटर पर तो दिमाग खराब होता है बस। एक लाइन है, ये जो बीत रहा है समय ही नहीं है, जीवन भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो आप एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक वर्ष जो बिता रहे हैं, यह केवल समय ही नहीं बीत रहा, आपका जीवन भी बीत रहा है। और जब ये वाली बात सोचते हैं ना तो घबराहट सी होती है मन में, अभी तो कुछ किया भी नहीं है ना। तो इसलिए जल्दी से अपनी पढ़ाई, अपने फोकस रखो अपने एम पर। हम लोगों ने कल वचन पढ़ा था, अब उसके आगे पढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं हल्का सा। किताबें आप खोल के रखो, लेकिन आप आंख बंद करके दोहराना, मैं यहाँ पे दोहरा रही हूँ। हमने पढ़ा वचन, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु एक है या दो से अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो से अधिक होना पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमने दो तरह के नियमों के बारे में पढ़ा, निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप के बारे में अगर हम देखें तो वह संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगता, उसे क्या कहते हैं? निर्विभक्ति। और सविभक्ति संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई कारक चिन्ह लगता है। तो निर्विभक्ति रूप में कल हमने जब जो संज्ञा है उसका एक वचन से बहुवचन बनाना शुरू किया, तो सबसे पहला नियम हमारे सामने आया कि यदि हमारी पुल्लिंग संज्ञा है और उसमें वो आकारांत है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें आ को हटाकर ए जोड़ देना है। ठीक है, इसमें हमने नोट भी समझ लिया था, एक स्पेशल नोट, कि जो संबंध वाले शब्द हैं जैसे पिता, चाचा, मामा, नाना, दादा, इनके साथ यह नियम काम नहीं करेगा। इसमें हमारा जो पिता है वो वैसे ही हमारा किस में रहता है? बहुवचन में रहता है। ठीक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। हम कैसे बोलते हैं? मेरा पिता आया है या मेरे पिता आए हैं? क्योंकि पिता, चाचा, मामा, नाना, दादा ये सब हमसे उम्र में बड़े हैं। उम्र में बड़े हैं तो हमारे लिए आदरणीय हैं, आदरणीय हैं तो ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि एकारांत, ई, इकारांत, उ, उकारांत यदि पुल्लिंग है तो इनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होता है। ठीक है, निर्विभक्ति रूप में, निर्विभक्ति रूप में इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। तीसरे पॉइंट में हमने समझा कि यदि हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग है और एकारांत है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें ए को हटाकर ए लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारी संज्ञा आकारांत है तो हमें हटाना कुछ नहीं होता, सीधा सीधा क्या लगाना है?
ए जोड़ देना है। इसके बाद हमने देखा कि यदि हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग है और इकारांत है, अगर इकारांत यानी छोटी ई है तो हमें उस संज्ञा में या लगा देते हैं और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता। लेकिन अगर हमारी संज्ञा ईकारांत है यानी बड़ी ई आई है तो हम या लगाने से पहले बड़ी ई को छोटी ई में बदलते हैं और उसके बाद या का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यदि हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग है और उकारांत है तो अगर छोटा ऊ है तो हम सीधे सीधे संज्ञा में ए लगाकर उसका बहुवचन बना देते हैं, और अगर हमारी संज्ञा बड़ा ऊ आया है तो हम बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलते हैं और फिर उसके बाद ए लगाते हैं। ठीक है। और छठा पॉइंट हमने जाना कि यदि हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग है और उसका अंत या से हो रहा है तो ऐसी संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए हम या पर केवल चंद्र बिंदु रख देते हैं। अब आपके पास यहाँ दो तरीके होते हैं इस बात को कहने के। आप क्या कह सकते हैं, आप ये कहें कि जो या है उस पर केवल चंद्र बिंदु लगा दो, या तो ऐसे लगा दो, या आप ये कहो कि इसका या हटाकर या जोड़ दो। बात तो एक ही है। ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप याद रखो इसे। तो ये हमारा यहाँ पर हमने कल यहीं तक पढ़ा था। इसके बाद हम सविभक्ति रूप पढ़ते हैं। निर्विभक्ति रूप हमने जान लिया था कि निर्विभक्ति रूप किस तरह से होगा। अब सविभक्ति रूप के बारे में जानो। लिखा है कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह अगर आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यों का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या कह रहा है इस बात को समझ लो। देखो ये तो लिखा हुआ है आपके बाद में पढ़ने के लिए। आपको ऐसा समझना है कि अभी तक आपने पुल्लिंग संज्ञा या स्त्रीलिंग संज्ञा इन दोनों के अलग अलग नियम पढ़े। ठीक है। तो इसमें हमने 2 नियम पढ़े और इसमें हमने कितने 4 नियम। ठीक है। तो ये जो हमने 6 नियम पढ़े थे, ये सारे 6 नियम को अगर हम यहाँ पर रख दें एक जगह, और ये 6 नियम की जो संज्ञाएं हैं ये सब की सब अगर कारक चिन्ह के साथ आती हैं तो इनका बहुवचन केवल और केवल एक ही तरीके से बनेगा, ओ या यों के प्रयोग से। ठीक है। चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, कैसे भी हो, जितने भी हमने ऊपर नियम पढ़े सारे शब्दों के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगाए, और कारक चिन्ह आपको कब देखने को मिलेगा, जब वह संज्ञा वाक्य में प्रयोग हो रही होगी तभी कारक चिन्ह आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ऐसे शब्दों का जब भी आपसे वचन पूछा जाएगा तो आपको ओ या यों में उसे बताना है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल उठ रहा होगा कि मैम जब आप इन्हें इतनी सारी चीज़ें बताई तो ये भी बता दीजिए कि कब ओ का और कब यों का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिए, यों का प्रयोग हम करेंगे इकारांत के साथ। जब भी संज्ञाओं में इकारांत होगा तो वहां हम यों का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ ओ का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं हम किस तरह से हमारे जो शब्द हैं वो परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संज्ञा का एक वचन रूप है, यहाँ ये निर्विभक्ति रूप दिया हुआ है। निर्विभक्ति में बहुवचन कैसे बनेगा और ये सविभक्ति में उसका बहुवचन कैसे बनेगा, ये दोनों दिए। जैसे यहाँ पे शब्द है हमारा घोड़ा, तो हमको पता है कि घोड़ा संज्ञा हमारी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग जो हमारी संज्ञा है और आकारांत है तो निर्विभक्ति रूप में कैसे बनेगा, ए से बनेगा तो घोड़े हो गया। ठीक है। और इसका अगर हमें सविभक्ति रूप बनाना है तो क्या हो जाएगा, जैसे घोड़ों। अब हमने कारक चिन्ह लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए, घोड़ों की, इस तरह से। गधा शब्द दिया है तो कैसे बनेगा निर्विभक्ति में, गधे, लेकिन सविभक्ति में कैसे बनेगा, गधों ने, इस तरह से। जैसे लड़का शब्द आया है तो क्या होगा, लड़के, और कैसे बनेगा निर्विभक्ति में, लड़कों ने। जैसे भक्त शब्द आया है, पुल्लिंग संज्ञा है, एकारांत है, तो निर्विभक्ति रूप में कैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, एक वचन बहुवचन,
ठीक है। और जब ये सविभक्ति में आएगा तो क्या हो जाएगा, भक्तों को, ठीक है, इस तरह से। स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री, जब हम इसका निर्विभक्ति रूप बनाएंगे तो क्योंकि ईकारांत है तो किससे बनेगा, या से बनेगा, या लगाकर, तो स्त्रियां हो गया। और जब हम इसका सविभक्ति रूप अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रियों हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, जब इसका निर्विभक्ति रूप बनाएंगे तो किससे बनेगा, ए लगाकर बनेगा, ठीक है, कारांत है लास्ट में। तो अध्यापिकाओं, ये इसका क्या हो जाएगा, सविभक्ति रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी छात्र को समझ में ना आ रहा हो? हाँ, जो पीछे बताया था वो इसी को बताया था। कैसे? ये अलग आया है। अरे थोड़ा सा दिमाग चाचा चौधरी की तरह चला लेते तो आपका समझ में आ जाता। जानते हो कैसे? देखो, आपने जब यहाँ पे लगाया है अध्यापिका, ठीक है, उसके बाद निर्विभक्ति रूप बनाया, ये सेम टू सेम जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे अध्यापिका लिखा है, इसके बाद इसको सेम टू सेम ही तो जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्या कारण है? देखो, मैं समझती थी कि आप लोग इतना ज़्यादा अभी पढ़ के आए तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने ये शब्द लिखा रात, ध्यान दो यहाँ पर रात शब्द लिखा है यहाँ पर, तो रात शब्द अपने आप में पूरे शब्द को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जैसे हम शब्द लिखते हैं माता, तो माता शब्द में अब ये माता शब्द पूरा अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं इस रात में से अ निकाल दूं तो आपको इस शब्द का अर्थ या इस शब्द का जो सही शब्द है उसका खंडित हो जाने का डर लग रहा है, या आपको वो शब्द समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा खंडित, क्योंकि आ लगाने रात रात, अब आप चाहे उसे उच्चारण ना कर पाए लेकिन आपको रात रात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, इसके नीचे लगा दूं, तो इसमें जो ये रूप है इसका, ये आपको ऐसा लगता है ना कि मात, अब क्या पता मात शब्द है कि माता शब्द है। तो यानी अगर हम इसके नीचे हल लगा देते हैं, मान लो जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ हमने अ को बाहर निकाल लिया और यहाँ हमने आ को बाहर निकाल लिया, तो ऐसे समझो इसके अ को बाहर निकलने से इसके अर्थ के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसमें से आ को बाहर निकालते हैं तो इसके अर्थ में अंतर आने का भय हो जाता है। तो इसका अस्तित्व कि ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, इसका अस्तित्व इसके साथ जुड़कर ही है। समझ गए? तो जब इसके साथ जुड़कर ही है तो हम इसको नहीं हटा सकते, इसलिए हम इसको इसी तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया समझने का। अब दूसरा तरीका जो वास्तव में है वो समझ लो। जिस चीज़ को मैंने आपसे कहा था ना, एक बार मैंने आपको शायद आपके बैच में बताया था, बैच जब शुरू हुआ था पहले, कि हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसी तरह का इसमें नियम लागू होता है। शब्द है हमारा रात, इस रात के बाद हमको इसका बहुवचन बनाने के लिए ये जोड़ना है। शब्द है हमारा माता, इस माता का बहुवचन बनाने के लिए हमें ये जोड़ना है। अगर हम बात कहें जो असली बात है, वो असली बात ये है कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये है हमारा व्यंजन और इसका ये स्वर, और इस स्वर के बाद अगर हम इसको रखते हैं तो अ का नियम ये कहता है कि ये अ तभी तक किसी वर्ण के साथ आता है जब तक इसके पीछे कोई स्वर ना हो। अगर इसके पीछे यानी अ के पीछे कोई स्वर आ गया तो ये अ अपना स्थान छोड़ देता है, यहाँ से निकल जाता है। और जब ये यहाँ से निकलेगा तो अब इस त को उच्चारण देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी। समझ गए?
जब हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये त है और इसका स्वर आ है और यहाँ पर ये ए है। ये आ भले ही इसके पीछे यहाँ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इसको तो जिम्मेदारी इसका उच्चारण देने के लिए मिली है, तो ये मात्रिक रूप में इसके साथ आएगा ही। जब ये मात्रिक रूप में आया तो ये स्वर बच गया। अब यहाँ इसके आगे तो कोई व्यंजन नहीं है, तो यह अपने वास्तविक रूप में ही आता है और इसी वजह से आपके जो शब्द हैं यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है। समझ गए? ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हम अगर इसमें एक शब्द देखें, इसको रख लें, अगर रात शब्द को, इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? निर्विभक्ति में रातें, इस तरह से। और जब इसका सविभक्ति बनाएंगे तो रातों को या रातों में, हम कुछ भी अगर लिखना चाहें तो यही नियम यहाँ पर काम करेगा। त के बाद जो अ है, इसके बाद जब हम ओ जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये अ यहाँ से निकल जाएगा। जानते हैं इसलिए निकल रहा है अ। और ऐसा हर वर्ण के साथ नहीं होता, सिर्फ आपके 13 स्वर में से अ स्वर ही ऐसा है, जब कोई उसके पीछे कोई दूसरा स्वर आ जाता है सहारा देने के लिए तो वो इसे छोड़ देता है। ये ध्यान रखो, इस नियम को मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। आपके बैच में जो अभी नए छात्र आए हैं उनको तो नहीं पता। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता होते हैं तो हमें सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारे माता पिता। और अगर मान लो कि किसी बच्चे का अगर ऐसा हो जाए कि वो पैदा होता है और 6 महीने का है और तभी उसके माता पिता न रहें इस दुनिया में, अनाथ हो जाए वो, तो अब उस बच्चे को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? ऊपर वाले की। वो ऊपर वाला दिखाई देता है आपको कभी? नहीं ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना कि ये जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये किसी व्यंजन में दिखाई नहीं देता। आप इसको केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि अगर ये क के साथ आया है ऐसे, तो अब इसमें क्या है? अ है। लेकिन जब आप आ लगाते हैं तो इसकी मात्रा लगाई जाती है। ठीक ऐसे ही काम होता है। ऐसे ही नहीं बोला था मैंने कि मैंने देखे देवत्व देखा है मैंने हिंदी में, तभी मैंने चुना हिंदी को कि हिंदी को आगे पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना। तो मैं बहुत बड़ी आस्तिक हूँ, जबकि मैं मूर्ति पूजा मानती नहीं। अगर आप मेरी पूजा को देखो, मैंने मुझे शायद 15 साल होने जा रहे हैं, मैंने तब से कोई व्रत नहीं किया, कोई दीपक नहीं जलाया और कोई किसी मंदिर या किसी भी जगह पर जाके मैंने माथा नहीं टेका। लेकिन मैंने कहा, उससे पहले ही बोल दिया कि मैं बहुत बड़ी आस्तिक हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर मेरे पास हर समय होता है। इवन मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं नहीं, ये मेरा ईश्वर ही पढ़ा रहा है आप लोगों को मेरे माध्यम से। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। समझ गए? चलो चलो आगे पढ़ लो ज्यादा तो हाँ जी, हाँ मैं उसे समझाने जा रही हूँ। तो देखो अब ध्यान दो, मैंने उनकी बात को पहले समझाया जो इन्होंने पूछा था कि ये अ कैसे आया। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना? ये नियम हर जगह लागू होता है। बेटा ये अलग से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अध्यापिका का पूरा अस्तित्व जो है वो आ दे रहा है। अगर इस आ को आप हटाकर ओ लगाएंगे तो अध्यापिका शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये नियम वो काम करेगा जब वर्णमाला में मैंने जब स्वर पढ़ाए और स्वर में ध्यान रखने योग्य पॉइंट जब पढ़ाया था, तो उसका 6ठा पॉइंट जो मैंने लिखवाया है उसको याद करो, जिसमें मैंने आपको ये लिखा था कि यदि किसी व्यंजन के साथ 2 स्वर लगातार आ जाते हैं तो वो व्यंजन, उसके बाद पहला स्वर मात्रिक रूप में होता है और दूसरा स्वर जो है वो वास्तविक रूप में होता है। तो यहाँ पर जो पहला स्वर आया है ये इसके उस रूप को दिखा रहा है जो इसके अस्तित्व को बचा रहा है कि अध्यापिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये पूरा शब्द है, ठीक है, आकारांत के साथ। और एकारांत के साथ हमेशा ये मात्रिक रूप में आएगा
क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको शब्द बताया, जब आप देख रहे हैं रात, अब रात में आपको जोड़ना है औ, आप हर शब्द में ये औ ही जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और मात्रा जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जब आप त के बाद जो ये अ है इसको लगाते हैं तो ये हटाना पड़ेगा, जब आप इसको हटाएंगे तो ये मात्रिक रूप में इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पे आपने देखा भक्त में, तो भक्त में भी आप इस अ को हटाकर इस ओ को जोड़ते हैं, लड़का शब्द का आ हटाकर यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, इसको ये हटा के जोड़ा जा रहा है जैसे नियम है। ये बात ध्यान रखना, जब इनको लगाते हुए जैसे आपने इनको बनाया है वैसे ही आपको वो लगाने पड़ेंगे कि हटाना है। इसको अब ऐसे समझ लो ना कि लड़का शब्द, क्योंकि पहली चीज आकारांत जो संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग नहीं होती हैं, लेकिन एक अपवाद में रखा गया है, तो इसलिए अलग से नियम दिया गया है। जब आपने नियम नंबर 1 पढ़ा है ना, तो नियम नंबर 1 अलग से दिया गया है। अभी ना समझ में आया हो तो क्लास के बाद मिल लेना, फिर तब उस टाइम पे और आपको विस्तार से समझा दूंगी। बाकी लोगों को समझ में आ गया है? चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा पहला नियम है, ये नियम कहता है कि पुल्लिंग संज्ञा को जो आपने बनाया है उसमें 2 नियम, और जो स्त्रीलिंग संज्ञा को आपने बनाया उसमें 4 नियम। ये टोटल 6 नियम आपने पढ़े जो निर्विभक्ति रूप से हमने बनाए। अब हमें बनाना है इनको सविभक्ति रूप से, ठीक है? बातें मत करो भाई। तो इनको बनाना है हमें सविभक्ति रूप से। तो सविभक्ति रूप को बनाने के लिए एक ही नियम काम करता है कि वो शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, और चाहे कोई सा भी कारांत हो, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर किसी में बस क्या होना है कि ओ और यो का प्रयोग होना है, और उसी से वो शब्द बनेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। तो हमने जो 6 के 6 नियम पढ़े, उन 6 के 6 नियमों को अब अगर हमें सविभक्ति रूप बनाना है, यानी कारक चिन्ह के साथ बनाना है, तो ओ और यो का प्रयोग होगा। इसमें मैंने आपको बताया यो का प्रयोग कब होगा, जब कारांत ई हो और बाकी सब में ओ का प्रयोग होगा, ठीक है, चाहे एकारांत हो, आकारांत हो, उकारांत हो, ठीक है, उन दोनों पे। तो ये हमने यहाँ पे समझाया। अब इसके बाद एक पॉइंट और है जो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये बात कही थी कि लड़का रोटी खाता है, और इसका बहुवचन बनाते हैं तो आता है लड़के रोटी खाते हैं। लेकिन लड़का के तुरंत बाद अगर ने कारक चिन्ह लग जाता है तो वो लड़का लड़के हो जाता है, जैसे लड़के ने रोटी खाई। और यहाँ पर लड़का एक वचन और फिर लड़के भी एक वचन में बदल जाता है। तो ऐसा कब होता है और किन किन शब्दों के साथ होता है, ये हमें जानना है। दूसरा कि जब हम यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो संज्ञा आकारांत पुल्लिंग है, मतलब आपका निर्विभक्ति रूप का पहला नियम जो आपने पढ़ा था उन संज्ञाओं के साथ, वो जो संज्ञा आकारांत पुल्लिंग है एक वचन होती है, यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाए एक वचन होने की अवस्था में ही, तो उसका जो एक वचन है, मतलब वो जो शब्द है, वो शब्द परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, उस एक वचन के साथ जो आ है उसको हटाकर ए का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे समझो, जैसे मान लो आपका वाक्य लिखा है लड़का मैदान में दौड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य में आपको ने कारक चिन्ह लगाना है लड़का के साथ, तो आप क्या ऐसे बोलेंगे कि लड़का ने मैदान में दौड़ता है? तो कैसे बनाएंगे आप इसे? आपको ने लगाना है साथ में। सबसे पहले तो एक बात जान लो, यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि ने कारक चिन्ह आपका भूतकाल में लगता है और यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्तमान काल की। तो क्रिया को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा जब अगर इसमें ने लगाना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि, रुक जाओ, ने मैदान में दौड़ लगाई, ठीक है, ने मैदान में दौड़ लगाई, ये मैंने पूरा वाक्य आपको बता दिया। अब इसके आगे आपको शब्द रखना है, लड़का रखोगे या लड़के रखोगे?
जैसे देखो, ने मैदान में दौड़ लगाई। यहां पर आप क्या लिखेंगे, लड़का या लड़के? रखेंगे लड़के। अब यहां पर ध्यान देना, यही स्थिति ये कह रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि आपकी पुल्लिंग संज्ञा है और वो कारांत है, ठीक है, और मतलब आकारांत है, और आकारांत में अगर इसके तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो ये एक वचन ही, तो ये जो संज्ञा है ये परिवर्तित हो जाती है इसमें, ए में। अब चाहे वो लड़का हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे रास्ता हो, चाहे दुपट्टा हो, चाहे कोयला हो, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, या कोई भी हो, ये सब सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। और जैसे ही इनके साथ कारक चिन्ह लगेगा ये एक वचन में ही किस में बदल जाएंगे, ए में। तो ये ऐसा पॉइंट है कि आपकी परीक्षा में वर्तमान समय में पूछा जा सकता है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। समझ गए? तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब आप दुनिया के जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों को अपने सामने लेकर आओ, उनका एक वचन से बहुवचन बनाओ, और वो मुझसे मत पूछो, वो इन नियमों के अनुसार आप उनको लगाओ और तब देखो आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे तो ये, अब ये मत सोचना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, मैं तो इसे बता दूंगी लेकिन आपके दिमाग में हलवा बन जाएगा अभी। तो इसलिए ऊपर से देखो, आपको तब सीखना है कि इसका रीजन क्या है जब आप पर आपकी कमांड हो जाए वचन पर। जब पूरी तरह से कमांड हो जाएगी, जो आप सीखना चाहते हैं उसे समझ लेंगे, उसके बाद इसके अंदर वाली चीज को आप पूछ लेना मुझसे। इसमें ऐसे समझ लो, जैसे मान लो वाक्य लिखा है लड़का ने रोटी खाई, ये वाक्य सही होगा कि गलत? आप इसे क्या कहोगे, लड़के ने रोटी खाई। इसी तरह से घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी। अब आप देखते होंगे कि जैसे जिनको हिंदी नहीं आती वो उसका प्रयोग वैसे ही करते हैं, लेकिन जिनको हिंदी आती है अगर खड़ी बोली भी वो बोलते हैं तो भी वो इस तरह की गलतियां नहीं करते। तो आप इसे घोड़ा ने नहीं कहोगे, क्या कहोगे, घोड़े ने। और यहाँ भी एक वचन है और यहाँ भी एक वचन है, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे कर दें कि घोड़ा रस्सी तोड़ता है तो वहां पे घोड़ा एक वचन है, और जैसे ही उसके साथ हम घोड़ा के तुरंत बाद कारक चिन्ह लेकर आते हैं तो ये कारक चिन्ह लगने की वजह से घोड़ा घोड़े में परिवर्तित हो जाता है और रहता ही क्या है, एक वचन। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस एक वचन का बहुवचन बनाएं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको औ से बनाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 में अभी हमने यही तो पढ़ा है कि घोड़ों ने, यानी कारक चिन्ह से पहले वाला जो शब्द है इसका बहुवचन बनाना है तो औ से बनेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे घोड़ा रस्सी तोड़ता है, यहाँ पर घोड़ा के बाद तो कोई कारक चिन्ह नहीं तो घोड़ा का प्रयोग हो रहा है। घोड़ा शब्द के तुरंत बाद अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो ये हमारा किस में बदल जा रहा है, घोड़े में बदल जा रहा है, और इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, घोड़ों। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही अंतर होता है बॉस, और कोई अंतर नहीं होता। लिंग आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई नियम नहीं है, उसे आपको रटना पड़ता है, लेकिन वचन आपका ऐसा टॉपिक है इसमें हर जगह नियम काम करता है, कोई अपवाद भी नहीं है, ठीक है। तो जो नियम आपने पढ़े हैं सारे शब्दों पर वो नियम काम करेंगे। अब जैसे एक पॉइंट और समझ लो, जैसे मान लो एक शब्द है आपका नीचे मुंह करके बात मत करो, आप किस बारे में बात कर रहे हो, समझ लो उसे। नई मित्रता हुई है वो बातें बाद में कर लेना, और अगर पढ़ने लिखने की भी बात कर रहे हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पास रखो उस डाउट को, क्लास जैसे ही खत्म होगी मुझसे पूछ लेना, आपस में डिस्कस मत करो। जैसे शब्द है टीचर, आपने देखा होगा, अब टीचर शब्द ये किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। आपको इसका बहुवचन बनाना है, बताओ। टीचर का टीचर होता है, अंग्रेजी भाषा में क्या होता है,
टीचर्स। और हिंदी भाषा में क्या बनाओगे? देखो एक बात ध्यान रखना, हमने अगर किसी भी भाषा के शब्द को अगर हिंदी देवनागरी में लिख दिया तो अब वो शब्द जब उसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो उसी नियम में बनाया जाएगा जो नियम हिंदी शब्दों पे लागू होता है। ये हमारा शब्द कौन सा कारांत है? एकारांत है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग एकारांत का बहुवचन क्या होता है? वही होता है। ठीक है, तो हम कहें कि टीचर आया है और इसका बहुवचन बनाना है तो टीचर आए हैं। अच्छा, टीचर आया है ये कहना उचित होगा क्योंकि टीचर जो है वो आदरणीय है, तो वैसे ही किस में रहेगा? बहुवचन में रहेगा। तो टीचर आए हैं। अब टीचर आए हैं एक आए या टीचर आए हैं इसमें बहुत सारे आए, वो हमारा एक बहुवचन में ही रहेगा। बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो इस शब्द के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह लग गया और अब इसको बहुवचन में बनाना है तो हमें यहाँ पता चल जाएगा, जैसे हम कहें टीचर ने पढ़ाया है तो ये तो क्या हो गया? एक वचन। तो इसमें तो हमें स्पष्ट हो गया क्योंकि एक वचन है तो इसमें कुछ बनाना ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाया जाए तो आपको हिंदी का ही नियम इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो टीचर को कैसे करेंगे हम? ओ से करेंगे क्योंकि एकारांत है। तो टीचरों ने पढ़ाया है। अब आपने कभी कभी या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो पता नहीं कि किसी अंग्रेजी के शब्द को ऐसे देखा हो, जैसे आप कहते हैं फ्रेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप बोलते होंगे कि मेरे सभी फ्रेंड आए हैं, या आपने कहा मेरे फ्रेंडों ने ये योजना बनाई, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, फ्रेंडों ने कि फ्रेंड्स ने, तो फिर आप तो ये ध्यान रखना, अगर मान लो कभी आप ऐसे बोलते हो बोलचाल में तो आप अपने आप को झेपना नहीं कि वो कहे कि फ्रेंडो कह दिया, अरे हंसना शुरू कर देगा, अबे पागल तुझे पता नहीं है मैं देवनागरी में प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने कोई इंग्लिश थोड़ी ना बोली है, मैंने हिंदी बोली है कि मेरे सभी फ्रेंडों ने योजना बनाई, मैंने सारी चीज़ तो हिंदी में ही बोली है, तो हिंदी में ही मैं इसका बहुवचन बना रहा हूँ। तो ऐसा कहीं पे नहीं होगा कि वो फ्रेंड्स लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा ने कहा है कि आप किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करें हिंदी में, ऐसे रख लें देवनागरी में, लेकिन अब जब वो हिंदी का हो गया तो उसका एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन, ये किस नियम के आधार पर बनेगा? हिंदी के आधार पर। ये ठीक ऐसे है जैसे मान लो कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो और आपके माता पिता ने किसी अफ्रीकन बच्चे को अगर गोद ले लिया। आपका परिवार ब्राह्मण परिवार है जहाँ पर मांस अंडा ये सब खाना वर्जित है, और जब वो अफ्रीकन बच्चा है तो वहाँ नॉनवेज भी चलता है। लेकिन अब जब वो आपके घर परिवार में आ गया तो अब उसको किसका नियम मानना पड़ेगा? आपके घर परिवार का नियम, है ना, ब्राह्मण का। हो सके तो उसे जनेऊ भी धारण करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो शब्द हिंदी भाषा के अंदर आ गया और हिंदी ने उसे स्वीकार कर लिया, गोद ले लिया, तो अब उसके जो सारे नियम हैं वो हिंदी के नियम ही उस पर लागू होंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसमें। तो ये दो ही प्रकार का होता है। अब कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो अन्य ऐसे पॉइंट हैं जो हमारी परीक्षा में आते रहते हैं, इन्हें हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान रखिए इस पे जल्दी से फटाफट। कुछ संज्ञाओं के साथ, और ये आपकी परीक्षा में आता है, कुछ संज्ञाओं के साथ गण वृंद लोग जन, ठीक है, आदि शब्दों को लगाकर हम उनको बहुवचन बना सकते हैं। इनके साथ औ और यों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आपकी परीक्षा में वाक्य शुद्धिकरण के समय इसी तरह से दे दिया जाता है, कारक चिन्ह लगाकर इनके साथ ओ या यो का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि आपकी त्रुटि होती है। और क्योंकि हम सारे शब्दों में लगाते रहते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब एक बात ये जानो, जैसे शब्द है हमारा बालक, बालक रोटी खाता है, इसका बहुवचन बनाइए।
बालक रोटी खाते हैं, तो बालक का एक वचन और बालक का बहुवचन दोनों एक जैसा हुआ। अब मान लो कि आप ये चाह रहे हो कि बालक शब्द स्पष्ट रूप से ही पता चल जाए कि ये बहुवचन है, ठीक है, तो उसके लिए आप गण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि बालक गण रोटी खाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बालक शब्द जो है क्या है, बहुवचन है। अब आपको क्रिया तक नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो पहले आप किसकी मदद ले रहे हैं, क्रिया की मदद ले रहे हैं। क्रिया ही बता रही है कि ये जो शब्द है ये एक वचन है कि बहुवचन। तो कभी कभी हम कुछ संज्ञाओं के साथ ये जो चार शब्द हैं, गण, वृंद, लोग, जन, इन चारों का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है का समूह। ठीक है, लिख लो इसको, इन चारों का अर्थ होता है का समूह। और ये किसी शब्द के तुरंत बाद प्रयोग में आ रहे हैं तो इन्हें हम प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, सुरेखा के साथ जुड़ते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय के रूप में लगाया जा सकता है, और इस तरह से आपका दिया हुआ था, उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था, आंसर वृंद लगाना था। तो ये चार शब्द हैं, गण, वृंद, लोग, जन, ये चार शब्द हैं जो प्रत्यय के रूप में काम करते हैं। एक बार प्रश्न आया कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो प्रत्यय के रूप में काम नहीं करता है, तो उस समय आपको आंसर था वर्ग। ठीक है, एक ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं तो उनमें ऑप्शन में गण, वृंद, लोग दिया हुआ था, और तब था कि जो नहीं है, अब लोग दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने लोग शब्द का भी प्रयोग किया। तो लोग शब्द भी का समूह में लगता है। कैसे, जैसे हम लिखते हैं नेता लोग, जैसे नेता हो गया तो एक वचन, और नेता लोग तो मतलब नेताओं का पूरा समूह, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। जैसे गरीब लोग या अमीर लोग, ये क्या है, झुंड को दिखाता है ना, समूह को दिखाता है। इसी तरह से जैसे जाट लोग, और भी अब सारी जातियां आ जाएंगी, गुज्जर और जो भी है ब्राह्मण लोग, सारी जातियां अलग, तो का समूह से आता है इनका मतलब। तो जैसे शब्द लगा बालक गण, शिक्षक गण, भक्तजन, भक्तगण, ठीक है, भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन, मित्रजन, जैसे प्राणी वृंद, शिशु वृंद, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, का समूह। अब इनका प्रयोग, एक तो ये आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन, दूसरा तरीका क्या होता है, वाक्य प्रयोग करिए इसमें, लिखिए जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, भक्तजनों से अनुरोध है, भक्तजनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। भक्तजनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। अब बताइए वाक्य सही है कि गलत, गलत है। तो क्या गलत है इसमें, जो आपने लिखा है भक्तजनों, ये गलत है, क्योंकि भक्तजनों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो रेखांकित करके इसको क्रॉस करिए और लिखिए भक्तजन, ये सही होगा। अब क्योंकि भक्तजन के बाद कारक चिन्ह आया था, तो हमारा नियम यही कह रहा था कि कारक चिन्ह से पहले वाले जितने भी शब्द होंगे सब ओ या यो से बनेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं, क्योंकि ये जन शब्द में अपने आप ही का समूह होके ये क्या है, बहुवचन है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये ऐसी चीज है कि इसमें आप गलती कर जाएंगे। आम बोलचाल में भी आपने देखा होगा, सभी लोग बोलते हैं भक्तजनों से अनुरोध है, तो ये गलत है। होगा क्या, भक्तजन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम आम बोलचाल में वही गलती करते हैं, जैसे मास्टर का मास्टर नहीं कह देते हैं और टीचर का टीचर नहीं, वकील का वकील नहीं, आम बोलचाल में बोलते हैं, हम बोलते रहते हैं, कोई हमें रोकता नहीं, टोकता नहीं, तो ये चलता रहता है। लेकिन आप लिख रहे हैं परीक्षा, तो परीक्षा में आप पर रोक टोक लगाई जा सकती है, तो इसलिए इसे ध्यान रखिए। नंबर 2,
कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये वो शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं कई बार। हस्ताक्षर शब्द वाक्य शुद्धिकरण में भी बहुत बार आता है कि एक वचन है कि बहुवचन, तो ये बहुवचन है। प्राण, प्राण होता है कि प्राण होते हैं। प्रश्न आता है कि उसका प्राण निकल गया या उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण, क्योंकि प्राण क्या है, बहुवचन है। दर्शन बहुवचन है। होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षत। अक्षत कहते हैं उस चावल को जिस चावल को हम तिलक लगाने के लिए रखते हैं। बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि, ये शब्द आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे रख लिया है इनको, ठीक है। इसके बाद नीचे वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, वाक्य प्रयोग करके लिख लो। इसमें लिख लो एक, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। वाक्य सही है कि गलत? तो आगे गलत कर दो, ब्रैकेट में लगा के गलत। सही लिखो, इसका क्या होगा? आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। दोबारा वाक्य लिख के सही कर लो। आपके दर्शन प्राप्त हुए, मैं धन्य हो गया। और जहां पे गलती है ऊपर वाले वाक्य में वहां रेखांकित कर दो। इससे आपको याद रहेगा कि कहां पे हमने गलती की है, ठीक है। हाँ, कैसे भी बोल लो, आप बस इतना ध्यान रखना है कि आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसी के आधार पर आगे भी क्रिया काम करेगी। नंबर 3 में देखो दिया है यहाँ पर, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, धातु अधातु। धातु अधातु में जैसे सोना, चांदी, तावा, कोयला आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ये बहुवचन नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि जनता भूख से तड़प रही हैं, या जनता भूख से तड़प रही है। तड़प रही है, जबकि जनता के पीछे तो बहुत बड़ा समूह होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक वचन है। तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, एक सिपाही भी हो सकता है और 10-20 भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे हम कहते हैं पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है। अब चाहे एक आए या 1000 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। संसद, संसद तो एक ही है ऐसे भी। वर्षा, वर्षा हो रही है कि वर्षा हो रही है, हो रही है, ठीक है। वाक्य प्रयोग कर लो, सुबह से ही वर्षा हो रही है। सुबह से ही वर्षा हो रही है। ठंड लग रही है? आगे वाली तो कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि आगे वाली कर दी ना तो ये जो हीट फेंक रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरे में सफोकेशन हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। चलो फैन चला लेंगे। पीछे वाला चला लो अब, उधर, ठीक है। वो उधर वाले जो छात्र हैं, पीछे वाला फैन चला लो। एसी बंद कर दिया है ना, तो अब गर्मी लगेगी। अरे वो रहा बोर्ड वहां पे, उसे, हाँ बस। आप लोगों के भी कम नखरे नहीं है,
हाँ, इस पे काम नहीं करता, ये वहां पे तो करता है इतनी दूर से, इससे पता चलता है सेल तो इसके बीते नहीं है। ये नाराज हो जाता है, कहता है मेरे मतलब मेरे रिवोट से उसको भी चला रहे हैं। चलो लिख लिया आपने? क्या तुम लोगों ने मुझे काम में लगा दिया है, चल ही नहीं रहा है। नाराज हो गया ये, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। थोड़ी देर में आपको छोड़ ही देती हूँ, है ना। चलो नंबर 4 देखो जल्दी से फटाफट। आप देखो, ध्यान दो यहाँ पर। आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। वाक्य शुद्धिकरण में आपकी परीक्षा में आएगा, लिखो जैसे वाक्य प्रयोग करो। कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है। कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है। वाक्य सही है कि गलत? क्या होगा? आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो रेखांकित करके इसे क्रॉस करो, ठीक है। गलत करके उसे सही कर लो, क्योंकि जो उच्च पद पर आसीन हैं उनके लिए, महापुरुषों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम हमेशा किसमें प्रयोग करते हैं? बहुवचन में। दूसरा वाक्य लिख लो, मेरा दादाजी, अगला इसी में लिख लो, हाँ, मेरा दादाजी अब चलने फिरने लगा है। मेरा दादाजी अब चलने फिरने लगा है, ऐसे बोलते हो? अगर ऐसे बोल दिया ना तो इतनी पिटाई होगी, तो ये गलत है। तो क्या होगा? मेरे दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं। मेरे दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। गलत सही कर लेना, पता चले कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा दादाजी चलने फिरने लगा है, लास्ट में इसको क्रॉस करना, और मेरे दादाजी चलने फिरने लगे हैं इसको राइट करना। कभी उल्टा फुल्टा लिख लो, हैं, फिर बाद में कहो निधि मैडम ने तो ऐसे पढ़ाया। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है। अब कैसे वाक्य प्रयोग करो, लिखो, प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे सोचती हूँ कि भगवान करे कि मूल कर्तव्यों का पालन न करने वाले पे ना कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, बस ये रख दिया जाए। ये देखो, ये कह रहे हैं मूल कर्तव्य है क्या, इसीलिए तो मैंने बोला कि मूल कर्तव्यों का पालन न करने पे 10 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमें मूल अधिकारों के बारे में तो पता है लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में नहीं पता, है ना। तो मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हम उसके लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई मूल कर्तव्यों का हनन करता है उसके लिए अरे ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहला आता है मूल कर्तव्य में, जैसे आपका कि जो माता पिता हैं कम से कम 14 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी उनकी है। हाँ जी, लेकिन ये बात यही है कि नहीं कराते लोग। और अगर एक ये नियम भी फॉलो होना शुरू हो जाए तो जाने मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग तो जेल में भर्ती हो जाएंगे। चलो देखो, आपने लिखा प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक गलती है। गलती क्या है कि शब्द है हमारा प्रत्येक, ये है हमारा एक, ठीक है, एक वचन।
अब इस एक वचन विशेषण है ये, तो ये किसके लिए आया, आदमी शब्द के लिए आया। यहां हमने लिख दिया आदमियों, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसको गलत करके यहां सही करो, क्या होना चाहिए, आदमी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक, हर एक, हर कोई, यह शब्द अगर किसी संज्ञा के साथ लगा है तो ये एक वचन संज्ञा ही होगी, उसी के साथ लगेगा। ठीक है, चलो अगला आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। इसके बारे में एक बात ध्यान रखो, लिखो, वाक्य प्रयोग करो। मैंने तुमको अनेकों बार समझाया, मैंने तुमको अनेकों बार समझाया, कॉमा, किंतु तुम नहीं समझे। मैंने तुमको अनेकों बार समझाया, मैंने तुमको अनेकों बार समझाया, कॉमा, किंतु तुम नहीं समझे। अब देखो इस वाक्य में जो आपने अनेकों लिखा हुआ है, हम अपनी बोलचाल में इतनी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रख लेना जहाँ पर भी अनेकों आ जाए, अनेकों, अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, अनेकों कोई शब्द ही नहीं है। क्या होता है, अनेक। तो जहां पर भी जिस वाक्य में अनेक शब्द आपको दिखे तो पहला फोकस करना कि इसमें अनेकों तो नहीं लिखा, अगर अनेकों लिखा है तो वही गलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि अनेक स्वयं में बहुवचन होता है। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, ऐसा कहना सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। हम ये नहीं कह सकते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाला है, ऐसा नहीं कहेंगे। आप चाहे केवल प्रधानमंत्री बोलो या उनका नाम लेकर बोलो, उसे हमें आदरणीय ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुवचन में ही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 दिया है हमारा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि है का प्रयोग एक वचन में तथा हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है, उसी प्रकार रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में तथा रहे हैं, रही हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी सुविधा के लिए लिखा है, लेकिन जो आपकी समस्या है वो ये है कि जो सहायक क्रिया हमारी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। तो आपकी समस्या ये होती है कि जो हमारी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया में कहीं कहीं पर तो क्या होता है कि दोनों ही सहायक क्रिया में, जैसे रहा, रही, ठीक है, क्यों चला रहे हो उसे, देख रहे हो कि क्या कमेंट लिखी है बच्चे ने, तो क्या चेक कर रहे हो फिर उसमें। अरे बच्चा, आपको नहीं पता कि मैंने कौन से वाले बैच का पढ़ा है। अब यहाँ पर बैच नंबर 23, बैच नंबर 25 और बैच नंबर 27 तीनों हैं। अब आपका एडमिशन किस में है? नहीं, आपका एडमिशन किस में? बैच नंबर 25। तो ये मैं 27 का पढ़ रही हूँ, समझ गए? चलो देखो, ध्यान दो इधर। आपकी समस्या क्या रहती है कि है का प्रयोग हम करते हैं, हैं का प्रयोग करते हैं, ये तो हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। आप ध्यान देना, दोबारा नहीं बताऊंगी, ये बात याद रख लेना। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है रहा है, ये एक वचन, और यहाँ लिखा है रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। अब इसी तरह से हम लिखते हैं रही है एक वचन और हमने लिखा रही हैं, ये बहुवचन। तो समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर तो एक ही जगह बिंदी लगी है और यहाँ 2 जगह बिंदी लगी है, ऐसा क्यों हुआ है, और कब हमें 2 जगह लगानी है और कब हमें एक ही सहायक क्रिया में लगानी है, तो ये वाला डाउट रहता है। तो इसको इससे समझ लो कि ये कहाँ पे लगेगा और ये क्यों लगता है। सबसे पहले तो ध्यान देना, जब हम है लिखते हैं ये हमारा क्या है, एक वचन है। जब हमें बहुवचन के लिए है लिखना था तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बहुवचन है या एक वचन है। तो एक वचन और बहुवचन की पहचान करने के लिए हमने इसमें क्या लगा दी, बिंदी। तो जिसमें बिंदी नहीं लगी है वो एक वचन और जिसमें बिंदी लगी है वो
बहुवचन। ठीक है, ये हो गया क्योंकि इन दोनों का रूप एक जैसा था। अब जब हम यहाँ पे पुल्लिंग में लगाने लगे तो रहा एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, रहे। तो दोनों में अंतर है या दोनों एक जैसे हैं, अंतर है। तो हमें अब इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रहा एक वचन है कि बहुवचन, तो आप कहेंगे एक वचन, और मैं कहूँ रहे एक वचन है कि बहुवचन, तो आप कहेंगे बहुवचन। ठीक है, फिर इनके साथ है आ गया तो एक वचन, और यहाँ पे है आ गया, तो इन दोनों में अंतर करने के लिए इसमें हमने क्या लगा दी, बिंदी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग था रही, रही का बहुवचन बनाने लगे हम, तो हमने लिखा रही। अब रही और रही दोनों एक जैसा हो गया, तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बिंदी लगानी पड़ी। समझ गए। और फिर है आया, तो है भी एक जैसा और ये भी एक जैसा, तो इन दोनों का अंतर करने के लिए इसमें बिंदी लगानी पड़ी। तो आपको बात समझ में आई। पुल्लिंग संज्ञा की जो संज्ञा है रहा, इसका बहुवचन रहे परिवर्तित हो जाता है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिए उसकी दोनों सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया में बिंदी लगाते हैं बहुवचन में। ठीक है, लेकिन जो हिंदी भाषा जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की जो आपकी सहायक क्रिया है उसमें उसका बहुवचन बनाने में कोई अंतर नहीं आता, वो एक ही होता है। तो इसलिए एक वचन से बहुवचन का अंतर करने के लिए हमें रही में भी बिंदी लगानी पड़ती है और है में भी बिंदी लगानी पड़ती है, क्योंकि दोनों एक जैसे। तो इसकी दोनों सहायक क्रिया एक जैसी होती हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग में दोनों पर बिंदी आती है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आपके बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे गई, गए, जैसे थी। ठीक है, आप देखते हैं, मैं इसे अब मिटा दूं या लिखना है आपको, लिख लिया, लिख लो जिसे लिखना है। जैसे देखो, आपने लिखा था, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बहुवचन बनाइए तो आप क्या लिखेंगे, थे। ये अलग है और ये अलग है, जब अलग अलग है तो आपको बिंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने लिखा थी और अब इसका बहुवचन बनाना है तो क्या लिखोगे, थी। अब यहाँ पे बिंदी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक वचन और बहुवचन में अंतर करना है, तो बहुवचन में बिंदी लगा दी, ये हो गया हमारा थी, और एक वचन हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, अब नहीं, सहायक क्रिया दोनों है ना, ये भी है और ये भी है। ये सहायक क्रिया क्यों है, जब हम काल पढ़ेंगे तो हमें उस समय पता चलेगा कि ये लगातार रहना, यानी कार्य के लगातार रहने को दिखा रहा है, तो हमें उस समय जरूरत पड़ेगी। नहीं तो जैसे हम मान लो शब्द लिखते हैं, एक शब्द हो गया जाता, इसका क्या बनाओगे, बहुवचन, जाते। लेकिन अगर हम इसका स्त्रीलिंग देखें तो क्या हो गया, जाति। अब इसका बहुवचन आपको कैसे बनाना पड़ेगा, जाति। अब यहाँ पे बिंदी लगानी पड़ेगी। आप बुला रही हैं नहीं बोल सकते, बुला रही हैं। अगर ऐसे बोलोगे कि गीता बुला रही है, तो गीता यहाँ पे है, उसके लिए बोलेंगे रही है। लेकिन अगर माता के लिए लगा दिया या दीदी के लिए लगा दिया तो रही हैं बोलना पड़ेगा। तो माता का एक वचन है क्या, नहीं बालक, मैंने अभी आपको बताया है कि पिता, माता, ये सब जब मैंने बताया पिता, चाचा, मामा, तो ये आपसे उम्र में बड़े हैं और माता आपसे उम्र में छोटी है। जो भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है, मतलब कि हमारा बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये भी हमारे लिए आदरणीय है। आदरणीय है तो बहुवचन है, समझ गए। एक बात बताओ, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं कि रही है लगा दो, तो मेरे कहने से थोड़ी होगा। ऐसे लगता है, बहुवचन में आपको लगाना पड़ेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में, अरे शांत हो जाओ,
कहाँ चल दिए? मैंने बोल दिया क्लास खत्म हो गई। देखो अगर मेरे हाथ में हो ना, अगर मुझे मोदी जी कह दें कि निधि मैडम आप लिख दो व्याकरण, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना ज्यादा सरल रूप से हिंदी का व्याकरण लिखूंगी कि आप कहेंगे ये तो आनंद ही आ गया, इतना सरल लिख दूंगी। लेकिन बात यही है कि मेरी बात को मानता कौन है? अरे आप लोग मानते हो, लेकिन जो विद्वानों ने लिख दिया। अब देखो कितनी सारी जटिलताएं हैं, जब आप पढ़ोगे आपको उस समय समझ में आएगा। इसमें आगे बहुत सारी चीजें हिंदी में व्याकरण में ऐसी हैं जो आपकी परीक्षा में भी आती हैं, जो अनावश्यक है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे क्रिया का पक्ष, क्रिया की वृत्ति, ये बेकार की फालतू की चीजें हैं जो हिंदी व्याकरण को जटिल बनाती हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लोगों ने रख रखी है। अब जैसे हम पढ़ते हैं अविकारी पद पढ़ेंगे, तो अविकारी पद में 4 पद हमने पढ़े, उसमें निपात शब्द निकाल के और घुसा देते हैं सब लोग, और इतना फोकस करते हैं निपात पे, इतना ज़्यादा फोकस करते हैं लोग कि ये निपात वो निपात, जबकि अगर देखोगे आप तो वो अविकारी शब्द के अंदर ही, हमें उन्हें निपात में अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती पढ़ाऊंगी ना तब आगे, ये तो मैं बता रही हूँ आपको। चलो देखो जल्दी से फटाफट ना, आप कुछ ऐसे शब्द देख लो, ये पढ़ना है आपको कि आपकी परीक्षा में किस तरह से आता है। जैसे शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? देखो पूछा क्या है, बहुवचन और नहीं, तो दर्शन, हस्ताक्षर, जनता और बाल। जनता, बाकी सारे शब्द क्या है? बहुवचन है। ठीक है, इसी तरह से जैसे शब्द दिया है, कौन सा शब्द आंसू का बहुवचन होगा? तो आंसू आप कैसे पहचानोगे? याद रखना, जब भी किसी शब्द का बहुवचन पूछा जाएगा, आपको ये ध्यान देना है कि पहले तो ये देखो ये शब्द निर्विभक्ति है कि सविभक्ति। ठीक है, तो ये आपका निर्विभक्ति है, क्योंकि आपको ब्रैकेट में करके दिया है, कोई वाक्य प्रयोग तो है नहीं, तो यानी निर्विभक्ति रूप से पहचानना है। फिर देखेंगे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग है, उकारांत है, मतलब ये सेम टू सेम होगा, तो जो आपका प्रश्न हो वही इसका आंसर होगा, जो ये मतलब इसमें दिया है। जैसे कौन सा शब्द नेत्र का एक वचन होगा? तो अब हमें पता है, हमने ये पढ़ा कि नेत्र शब्द बहुवचन होता है, तो प्रश्न आंसर क्या होगा? एक वचन नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से आपके प्रश्न होते हैं इसमें जो आपको पढ़ने हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन मैं आपको बस बताना चाहती हूँ, बाकी तो आप सब लोग इसे पढ़ लेना। देखो प्रश्न संख्या 15 दिया है यहाँ पर, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? क्योंकि हाथी चिंघाड़ रहे हैं वाक्य प्रयोग करके दिया है, तो हाथी को रेखांकित करके क्या हो जाएगा? बहुवचन। प्रश्न संख्या 23, हाथी शब्द प्राय कौन सा वचन होता है? तो जो होता है लिखा है तो क्या होगा? दोनों वचन। ठीक है, एक वचन भी यही होता है और बहुवचन भी यही होता है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, उनका ध्यान रखना, इनका अभ्यास करना। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हमारी क्लास कारक चिन्ह की होगी।